हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 साइंस के अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, कोयला और पेट्रोलियम जो है दरअसल ईंधन के ही एक रूप है। ठीक है, ईंधन के ही रूप आप कह सकते हो। तो इसके लिए आपको ईंधन के विभिन्न रूप आपको या स्रोत कह दीजिए वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला है सबसे जैव द्रव्यमान, बायोमास इसे कहते हैं। जैव द्रव्यमान क्या होता है, वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं। जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जैव द्रव्यमान या फिर बायोमास कहलाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए कच्चे तेल के कुएं। कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन में विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, तेल के कुएं जहाँ पे होते हैं तो वहाँ से क्या है, विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किस विधि से, प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है या फिर उसमें जो अवयव है उनको अलग अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन क्या होता है कि इसमें क्या है, अलग अलग क्वथनांकों पे अलग अलग जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, इसी से क्या है, कच्चा तेल जो है उसमें से विभिन्न अवयव जो है वो निकाले जाते हैं। उसके बाद तीसरा है कोयले की खान। कोयले की खान से पत्थर का कोयला ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, कोयले की खान से, यानी बड़ी बड़ी खानें होती हैं कोयले की, उसमें से पत्थर का कोयला जो है ईंधन के रूप में प्राप्त होता है और ईंधन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, ईंधन जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन क्या है। ठोस ईंधन क्या होता है, लकड़ी का कोयला। ठीक है, जैसे लकड़ी से कोयला प्राप्त होता है, पत्थर का कोयला हो गया, गोबर के उपले कंडे, कृषि अपशिष्ट पदार्थ आदि क्या है, ठोस ईंधन है। ठीक है, इन सभी को हम ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ठोस ईंधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द्रव ईंधन क्या होता है, कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, गैसोलीन है, एल्कोहल है आदि, ये क्या है, सारे के सारे द्रव ईंधन कहलाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन क्या होता है, गोबर गैस है, वाटर गैस। वाटर गैस जो है आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये भी गैसीय ईंधन है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस के साथ यदि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो उन दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोल गैस और प्रोड्यूसर गैस जो है वो नाइट्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाए तो प्रोड्यूसर गैस बनती है। ठीक है, और वाटर गैस क्या होता है, यानी आपको यहाँ पे वाटर गैस लिखा हुआ है तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको क्या करना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे H2 मिला है और यहाँ पे O मिल रहा है, यानी इसके साथ H2 के साथ एक O मिलना चाहिए तो H2O बनेगा, तभी वाटर बनेगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक है याद करने की। तो H2O यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये कार्बन इधर, इसके साथ आप कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के साथ आ ही रही है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इधर H2 आना चाहिए वाटर के लिए। ठीक है भाई। और N2 जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गैस होती है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो उसके बाद प्राकृतिक गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, LPG है। ठीक है, इत्यादि, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, गैसीय ईंधन कहलाते हैं। चलिए अब हम कोयले के बारे में पढ़ते हैं। कोयला जो है वो एक ठोस ईंधन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोयला जो है वो क्या है, कैसे बनता है। देखिए भाई, कोयला जो है वो ठोस ईंधन है और इसका निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है भाई, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वन जो है भूमि के नीचे दब गए, यानी बाढ़ आने के कारण बहुत सारे वन जो है वो नीचे दब गए मिट्टी के अंदर। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, यानी वो दब गए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे जैसे उनकी गहराई बढ़ती गई, जैसे जैसे वो नीचे दबते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर दबे पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। वही सारे के सारे क्या है, जो उच्च दाब और ताप के कारण क्या है, कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, कार्बनीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बनीकरण क्या होता है। मृत वनस्पति जो है उसके धीमे यानी धीरे धीरे ये क्या है, कोयले में परिवर्तन को, इसको क्या कहते हैं हम, कार्बनीकरण कहते हैं। और ये टॉपिक जो है RBSE बुक्स में दे रखा है, जो 2019-20 में चलती थी। अभी क्या है हमारे पास NCERT चलती है, तो वो भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल उसमें भी ये टॉपिक जो है सेम टू सेम ही दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। वहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, वैसे आपको ये मैंने उपलब्ध करवा दिया है तो वहाँ से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद देखिए, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है
और चूंकि यह वनस्पतियों के अवशेष से बना है अतः यह भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि ये वनस्पतियों के नीचे दबने के कारण बना है तो कहीं ना कहीं वनस्पति के अवशेष यूज हुए हैं वहाँ पे, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, यानी जीवों के अंशों से बना ईंधन। ठीक है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, कोयला जो है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा के आधार पर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कार्बन की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किस तरीके से है और इनके विभिन्न नामकरण क्या है। चलिए भी दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही उत्तम या बढ़िया कोयला कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऊष्मामान भी उच्च हो जाएगा और इससे इसको जलाने से राख कम होगी, वही क्या उत्तम कोयला या बढ़िया कोयला कहलाता है। ठीक है, जिसका ऊष्मामान कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो और राख जो है कम उत्पन्न हो, उस कोयले को हम क्या कहते हैं, उत्तम कोयला कहते हैं। ठीक है, यानी बढ़िया कोयला कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वही क्या है, उत्तम कोयला माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले पीट है, पीट में क्या है 60% कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसा कोयला जिसमें क्या है कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग ही हम क्या है उसकी दहन क्षमता चेक करते हैं, उसमें ऊष्मामान चेक करते हैं और इसमें क्या है उसमें उसको हम देखते हैं उत्तम कोयला है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन चारों में सबसे ज़्यादा जो कोयले की मात्रा है एंथ्रासाइट में पाई जाती है, तो इसका ऊष्मामान भी उच्च होगा। ठीक है, और ये उत्तम कोयला भी होगा क्योंकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, इसकी दहन क्षमता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि कार्बन की मात्रा कम तो उसका ऊष्मामान भी कम और दहन क्षमता भी कम होगी, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसमें आप देखिएगा पहला है पीट के अंदर 60% कार्बन पाया जाता है, तो इसमें कार्बन की मात्रा आप देखोगे इन सभी में से कम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको घटिया कोयला कहते हैं। ठीक है, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। घटिया कोयला पूछा जाए तो पीट का नाम लगाना है आपको, 60% इसमें कार्बन होता है। कार्बन की मात्रा इसमें याद रखोगे, प्रतिशत में पूछी गई है। ठीक है, तो ये बात आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है। उसके बाद लिग्नाइट 67% इसमें कार्बन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन या फिर भूरा कोयला कहते हैं, ब्राउन कोल या फिर इसे भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है भाई, अब इसको हमें याद कैसे करें, तो यहाँ पे आप देखिएगा नाइट शब्द है, तो नाइट में यानी अंधेरे में हमें देखना हो, रात को देखना हो तो हमें थोड़ा भूरा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए इसे भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत शब्दों से रिलेट करोगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। और इसमें जो है लगभग 67% क्या है कार्बन पाया जाता है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद ना हो तो इसको 70% भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेट 70% के लगभग इसमें कार्बन होता है। ठीक है, उसके बाद है बिटुमनी क्या है 80% इसमें कार्बन पाया जाता है और इसे क्या है इसे सॉफ्ट कोल या फिर मृदु कोयला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, मृदु कोयला पूछे तो बिटुमनी का नाम आएगा और इसमें 80% क्या है कार्बन होता है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी, इसमें कितने प्रतिशत कार्बन, 80% कार्बन होता है। उसके बाद एंथ्रासाइट है, 90 से 98% इसमें कार्बन पाया जाता है, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा। ठीक है, सबसे पहले जो है नंबर 1 पे कौन आता है, तो आप स्पेलिंग लिखते हो ABCD में तो ए आता है, तो वहां से आप याद कीजिएगा कि इसमें भी सबसे ज्यादा या सबसे पहले नंबर पे जो बढ़िया कोयला होगा वो एंथ्रासाइट होगा। 90 से 98% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, ए से इसकी भी एंथ्रासाइट की स्पेलिंग शुरू होती है, तो इसलिए आपको ए से याद रखना एंथ्रासाइट, और इसे उत्तम कोयला कहते हैं, कुकिंग कोल। ठीक है, तो इसे कुकिंग कोयल या फिर इसे क्या कहते हैं, उत्तम कोयला भी कहते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। कोयले के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, तो कोयला यदि आप इतना पढ़ लोगे तो इससे एक्स्ट्रा बाहर जाने की क्वेश्चन कोई संभावना नहीं है। बस आपको प्रतिशत मात्रा और उसका जो अन्य नाम है वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ब्राउन कोयला क्या है, सॉफ्ट या मृदु कोयला किसे कहते हैं, और उत्तम कोयला क्या होता है, कुकिंग कोयल किसे कहते हैं, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, कौन से वाला, कोयला क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम या द्रव ईंधन क्या है। ठीक है, इसको मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं बुक्स में से उसको मैंने कॉपी में लिखा था, वो हम पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। दरअसल पेट्रोलियम का निर्माण सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैसे हुआ। ठीक है, तो पेट्रोलियम का निर्माण जो है वो बहुत समय बाद, ठीक है, बहुत समय पहले क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जो हैं,
ठीक है, वो क्या है धीरे धीरे जीव समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जो हैं या फिर वनस्पति कह दीजिए, वो धीरे धीरे क्या मृत पड़ गए। और मृत पड़ने के बाद क्या है वो धीरे धीरे क्या है समुद्र के तल के नीचे दबते चले गए, उनके ऊपर रेत आती गई। ठीक है, इस तरीके से उनके ऊपर एक बहुत मोटी तगड़ी परत बन गई, जिसके कारण अंदर वायु की अनुपस्थिति के कारण, यहाँ पे वायु अंदर उसके नहीं थी, तो वायु की अनुपस्थिति और क्या है उच्च ताप व दाब के कारण वो धीरे धीरे क्या है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में चेंज हो गए। ठीक है, तो वहां से हमें क्या है पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिएगा सबसे पहले कि ये जो उच्च ताप व दाब के कारण मृत जीवों से इसका निर्माण हुआ है पेट्रोलियम का। ठीक है, और विश्व का यदि पहला तेल का कुआं पूछा जाए कहाँ पे था, तो पेंसिल्वेनिया 1859 में ये कुआं जो है सबसे पहले खोजा गया था। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया। ठीक है, इसमें 1859 में खोजा गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 1867 में आसाम के माकुम नामक स्थान पर तेल के भंडार मिले। ठीक है भाई, 1867 में आसाम के माकुम नामक स्थान पर तेल के भंडार मिले थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यदि राजस्थान में पूछा जाए कि तेल के भंडार कहाँ कहाँ पे हैं, तो बाड़मेर के मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, रामेश्वरी और सरस्वती और कामेश्वरी में क्या है तेल के पेट्रोलियम के भंडार है। ठीक है भाई, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में आजकल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, तो ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दरअसल पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है? पेट्रा प्लस ओलियम, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है, तो इसे चट्टानों का तेल या फिर इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये चट्टानों के द्वारा चट्टानों की परतों के बीच पाया जाता है, इसलिए इसे चट्टानों का तेल या फिर इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। यह भी पूछा गया था कि पेट्रा का क्या अर्थ है? पेट्रोलियम जो है पेट्रा प्लस ओलियम शब्द से बना है, तो इसमें पेट्रा का क्या अर्थ है? चट्टान होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित अवसादी परतों के बीच पाया जाता है। ठीक है, ये किससे निर्मित होता है? तो हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है। और कौन से वाले हाइड्रोकार्बन? संतृप्त, असंतृप्त नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है और अवसादी परतों के बीच में पाया जाता है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, या फिर इसे रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है, रॉक ऑयल या फिर द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पेट्रोलियम का शोधन जो है, पहले मैंने आपको बता दिया, प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। इसमें क्या है, पदार्थों को उनके क्वथनांक के आधार पर क्या है अलग अलग उनको किया जाता है। किस तरीके से, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाज है या अवयव जो है जिसका पृथक्करण होता है पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, नैफ्ता, केरोसिन, ये सारे अवयव होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो है जो क्या है कम ताप पे ही क्या है अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो है हमारे पास पेट्रोलियम गैस। और पेट्रोलियम गैस के बारे में विशेष फैक्ट हम देखते हैं। चलिए भाई, पेट्रोलियम गैस जो है ये क्या है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है अलग होने लगती है। ठीक है, 25 और 30 डिग्री सेल्सियस जब ताप होता है तो उस पे क्या है ये धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या है इसमें इसका उपयोग जो है, पेट्रोलियम गैस का उपयोग जो है रसोई ईंधन व वाहनों में किया जाता है। पेट्रोलियम गैस जो है वो दरअसल एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पेट्रोलियम गैस के अंदर कौन कौन सी गैसें आती हैं? एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उच्च दाब पर ये जो है पेट्रोलियम गैस जो है ये उच्च दाब पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, इसलिए इसे एलपीजी या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस भी इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इसे क्या है जब हम क्या करते हैं उच्च दाब पे द्रव अवस्था में बदल देते हैं तो इसको एलपीजी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एलपीजी में रिसाव का पता, दरअसल एलपीजी जो है उसमें कई बार एलपीजी हमारे घरों के सिलेंडर, रसोई सिलेंडरों में भरी आती है, तो उसमें हम क्या है खाना पकाने में ईंधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब एलपीजी में कई बार क्या है आपने देखा हो तो एलपीजी यानी पाइप लीकेज हो जाए उसमें, तो हमें क्या है एक विशेष तरह की गंध आती है। ठीक है, एलपीजी गैस के सिलेंडर में क्या है थोड़ा रिसाव हो जाए तो उसमें क्या है हमें एक विशेष तरह की गंध आती है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे लीकेज है। ठीक है, तो वो लीकेज जो है उसका हमें कैसे पता चलता है? तो वो दरअसल गैस की खुशबू या बदबू नहीं होती, बदबू जो आती है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस जो है उसका रिसाव हो रहा है,
तो वो बदबू जो है दरअसल गैस की नहीं होती, उसमें गैस में एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी वो बदबू होती है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है, उसे हम मरकैप्टन या फिर थायोल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, एलपीजी के रिसाव का पता किस पदार्थ के द्वारा लगाया जाता है, तो उसमें कौन सा पदार्थ मिला होता है, मरकैप्टन या फिर थायोल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद एलपीजी में अधिक ऊष्मा होती है और राख नहीं के बराबर होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। एलपीजी हमें अधिक ऊष्मा प्रदान करती है और राख नहीं के बराबर होती है, इसलिए हम क्या है इसका रसोई घर में उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा जो प्रभाव जिससे बनता है वो है पेट्रोल, फिर तीसरा है नैफ्था और कैरोसिन। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए भी, पेट्रोल जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस तक ये पेट्रोल जो है वो अलग होता है, और उपयोग जो है इसका वाहनों में और शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीन में किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको पता ही है कि इसका उपयोग वाहनों और ड्राई क्लीन में किया जाता है। तो ये कहाँ पे, किस ताप पे अलग होता है, 30 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस तक। इसको अब याद रखना बहुत आसान हो गया है। पहले पेट्रोल 30 रुपये मिलता था, अब जो है इस वर्तमान कंडीशन में 120 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो इसे। और नैफ्था जो है वो 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पे अलग होता है, ईंधन व रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। और फिर आता है कैरोसिन। ठीक है, पेट्रोल के बाद नैफ्था और फिर क्या आता है कैरोसिन। ये क्या है, 180 डिग्री से 260 डिग्री सेल्सियस पे अलग होता है, और इसका उपयोग जो है वो स्टोव व लैंप, अभी तो स्टोव व लैंप देखने को नहीं मिलते, लेकिन स्टोव व लैंप में इसका उपयोग किया जाता है, जेट वायुयानों में इसका उपयोग किया जाता है, और चिमनी और लालटेन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग है और किस ताप पे ये अलग हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए भी, नेक्स्ट है हमारे पास डीजल। 260 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अलग होना स्टार्ट होता है। ट्रॉली और ट्रैक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रॉली में तो नहीं, ट्रैक्टर के अंदर, जो ट्रॉली ट्रैक्टर होता है उसके अंदर, ट्रैक्टर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र या जनरेटर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, और उसके बाद नेक्स्ट जो पदार्थ है वो है सनेहक तेल, या फिर इसे लुब्रिकेंट भी कहते हैं। ये किस तापमान पे अलग होता है, 350 डिग्री सेल्सियस पे अलग होता है। पैराफिन मोम जो है मोमबत्ती बनाने, बूट पॉलिश करने और मोम युक्त कागज बनाने में ये लगभग इसके बाद के ताप जो है, थोड़े थोड़े ताप के गैप पे क्या है ये पदार्थ जो है वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। पैराफिन मोम उसके बाद हमें मिलती है, तापमान आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में हमें जो मिलता है वो है डामर। ठीक है, पेट्रोलियम कोलतार भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, डामर को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कोलतार भी कहते हैं। और ये क्या है, अंतिम अवशेष है। ठीक है, ये क्या है, पेट्रोलियम का अंतिम अवशेष है, और ये सड़क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत चांस है कि सड़क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कोलतार या फिर डामर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको क्या है याद होने ही चाहिए। और अभी ये 8वीं के अंदर कल परसों ही जो पढ़ा रहे थे तो बच्चे पूछ रहे थे सर सड़क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोलियम या फिर कोलतार या डामर का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ अन्य पॉइंट हैं जो हमें बढ़िया ढंग से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिटी डीजल और हरित डीजल क्या होता है। तो देखिए भाई, सिटी डीजल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सल्फर की मात्रा इसके अंदर काफ़ी कम होती है। ठीक है भाई, सल्फर की मात्रा जो है इसके अंदर काफ़ी कम होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। ठीक है, USLD से भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और डीजल का अत्यधिक स्वच्छ रूप यदि आपसे पूछा जाए तो सिटी डीजल इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हरित डीजल क्या होता है, ग्रीन डीजल इसे कहा जाता है, और उच्च कोटि का डीजल होता है, ये उच्च कोटि का डीजल है, और इसे यूरो 4 की मान्यता प्राप्त है। और डीजल श्रेणी में सबसे अच्छा यदि किसी डीजल को माना जाता है तो वो हरित डीजल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो इसी के अंदर आ गया, वैसे हमने पढ़ लिया, प्राकृतिक गैस जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो CNG और LPG के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस में आप देखिएगा LPG और CNG। ठीक है, LPG को क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, और CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आप जानते हो इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद LPG जो है इसके अंदर मुख्य घटक कौन कौन से पाए जाते हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होती है। ठीक है, इसके अंदर मुख्य घटक जो है ब्यूटेन और प्रोपेन से ये बनती है। तो ये बात आपको, ये शब्द रखने हैं आपको। जैसे आप देखिएगा
इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बता देते हैं। पहले इसका थोड़ा उपयोग देख लीजिएगा। रसोई ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। तो एलपीजी में कौन कौन से पाए जाते हैं? एलपीजी, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो B4 क्या होता है? ब्यूटेन, B4 ब्यूटेन, और P4 क्या होता है? P4 प्रोपेन, ठीक है। तो BPL, L जो है यहाँ पे आप देखिएगा एलपीजी, तो यहाँ पे मैं L लिख रहा हूँ और L से मैं एक शब्द बना रहा हूँ लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक बन गई BP लो, ठीक है। तो हमारे आजकल क्या है, सिलेंडर का जो रेट चल रहा है, ठीक है, लगभग 1000 के पार पहुंच चुका है। तो इस मूल्य को देखते हुए एक सिलेंडर जब हम भराने जाते हैं एलपीजी गैस का, तो उसका जो प्राइस देखते हुए हमारा क्या बीपी लो होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कीजिएगा तो आपको ये नहीं भूलेगा। बीपी मतलब ब्यूटेन और पी का मतलब क्या होता है? प्रोपेन, और एल मतलब एलपीजी के लिए आ रहा है, ठीक है। जहाँ से हमने लो बनाया बीपी लो, तो इसका मतलब क्या है कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सीएनजी। मुख्य अवयव जो है इसके याद होने ही चाहिए आपको। और सीएनजी क्या है? इसके अंदर मुख्य अवयव जो है वो मीथेन है। 80 से 90% इसमें मीथेन की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सीएनजी में कौन सा अवयव है? तो आपसे पूछा जाए, मीथेन आपको बताना है। एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित है, ठीक है। एलपीजी की तुलना में सीएनजी का उपयोग यदि हम करें तो वो अधिक सुरक्षित है। और एलपीजी से ये गैस जो है हल्की होती है, और इसमें क्या है 80 से 90% मीथेन होता है और 16% इसमें प्रोपेन पाई जाती है, ठीक है भाई। मीथेन और प्रोपेन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 80 से 90% तो क्या है? मीथेन है, और 16% इसमें प्रोपेन गैस होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये बात लिखी कि एलपीजी की तुलना में ये अधिक सुरक्षित है, एलपीजी से हल्की होती है। तो दरअसल एलपीजी जब हम यूज करते हैं घरों के सिलेंडर में, तो एलपीजी यूज करते हैं, तो एलपीजी जो है वो गैस भारी होने के कारण यदि इसका रिसाव हो जाता है तो ये क्या है, गैस जो है रसोई घर में ऊपर नहीं उठ पाती। ऊपर हमने रोशनदान बना रखा होता है, वहां से गैस निकलने की जगह होती है, तो ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि ये भारी होती है। इसलिए पहले ये नीचे जमा होती जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ये पहले कमरे के अंदर फैल जाती है, तो ऊपर रोशनदान से बाहर नहीं जा पाती, ठीक है, क्योंकि ये गैस भारी है, ठीक है। और यदि हम सीएनजी का उपयोग करें तो सीएनजी गैस हल्की होती है और ये ऊपर उठ जाती है। अगर कोई रिसाव हुआ भी तो ये गैस जो है ऊपर जाकर के उस रोशनदान से, या कहीं पे हमने कुछ जगह बना रखी है निकलने के लिए बाहर गैस, तो वहां से क्या है ये बाहर चली जाएगी, रसोई से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब एलपीजी जो है वो भारी होने के कारण कमरे में जमा होती रहती है। तो जब क्या होता है कि मान लीजिए गैस का रिसाव हो गया और फिर हमने क्या है अंदर जाके लाइटर से हमने क्या है उसे क्या है जला रहे हैं सिलेंडर को, ठीक है, या फिर माचिस की डिब्बी या किसी से भी आप जलाते हो, तो जलाने के बाद क्या है वो जो कमरे में गैस फैल चुकी है तो वो पूरी का पूरा कमरा आग पकड़ लेता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि एलपीजी गैस जो है वो भारी होती है और कमरे में जमा होती रहती है, ठीक है। लेकिन सीएनजी गैस जो है वो हल्की होती है और ये वायु के साथ मिक्सअप होकर के बाहर चली जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए सीएनजी को अधिक सुरक्षित माना गया है, ठीक है। उसके बाद गैसोहोल क्या होता है ये आप देख लीजिए एक, ठीक है भाई। गैसोहोल देखिए, इसकी खोज जो है ब्राजील में हुई थी। और ये गैसोहोल होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज आप याद रखिएगा ब्राजील में की गई। और गैसोहोल का मतलब होता है पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण। इसे हम क्या कहते हैं? गैसोहोल कहते हैं। पेट्रोल 10% यूज किया जाता है इसमें, और 90% जो है अल्कोहल यूज किया जाता है, ठीक है। इससे क्या है एक ईंधन बनाया जाता है जो क्या है पेट्रोल का प्रतिस्थापन कर देगा, ठीक है। माना जा रहा है आगे आने वाले समय के अंदर क्या है ये जो है पेट्रोल का प्रतिस्थापन कर देगा, ठीक है। अभी भी कई जगहों पे गैसोहोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पेट्रोल की जगह पे। लेकिन आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि सारे जो वाहन हैं वो गैसोहोल से चला करेंगे। पेट्रोल का ये प्रतिस्थापन आप कह सकते हो, पेट्रोल का प्रतिस्थापन कर देगा, ठीक है। तो पेट्रोल इसमें 10% होता है और अल्कोहल जो है 90% होता है। अल्कोहल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा 1/10 हिस्से के बराबर या 10% के बराबर लगता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? गैसोहोल कहते हैं। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और ये आप वीडियो में जितने मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, किसी भी यूट्यूब पे एक वीडियो में आपको ये सारे फैक्ट्स एक साथ नहीं मिलने वाले, ठीक है भाई। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया ढंग से तैयार कीजिएगा, ठीक है। यदि आपके पास कोई और मैटर भी है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो पढ़ के जाना ही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे आएंगे, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, कुछ भी करिए।
तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि एनसीईआरटी आरबीएसई बुक से आपका पेपर बनना है, स्पेशल रीड का पेपर, ठीक है। और जो उसके बाद थर्ड ग्रेड एग्जाम होगा उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये जो आपको बता दिया गया मैटर ये आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। रीट एग्जाम के लिए आपको बढ़िया नंबर दिलाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो साइंस की बना के भी बताई थी कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक में से किस लेवल तक का पूछा गया, ठीक है। तो आपने देखा कि छठी से लेकर के लगभग 8वीं तक की बुक से 90% क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन क्या है 9वीं और 10वीं की बुक्स में से भी पूछे गए हैं, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि हमारा जो लेवल रहने वाला है वो लगभग 10वीं तक की बुक्स हम लेवल लेकर के चल रहे हैं। उससे यदि आप अनावश्यक चीज़ें पढ़ रहे हो तो वो आपका समय जाया है, ठीक है। तो बाकी आपको वो शायद काम दे जाए आगे कौन से एग्जाम में, जो आपका इस पात्रता परीक्षा के बाद जो मेन एग्जाम होगा, ठीक है, थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम होगा, उसमें वो चीज़ें आपको काम दे सकती हैं, लेकिन शायद रीट में वो काम नहीं आएंगी, ठीक है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले हमें रीट को बढ़िया नंबरों से क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट एग्जाम की सोच पाएंगे, ठीक है। वरना रीट को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आगे नेक्स्ट हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर रीट साइकोलॉजी, ठीक है, मैथ्स और साइंस के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। उन वीडियोज़ को देखिए, यदि आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।